आज दूसरी इकाई का तीसरा जो एकांकिका है, उस एकांकिका का अध्ययन हम आज करेंगे। एकांकिका का नाम है मुकदमा। जैसे कि आप जानते हैं, मुकदमा यानी मराठी में उसको केस कहते हैं। सामान्य तौर से ये वकील, ये कोर्ट, इसके जैसा ही एक मुकदमा प्रस्तुत इस एकांकिका में लेखक गोविंद शर्मा जी ने अपने इस पाठ में रखा है। रचनाकार आधुनिक हिंदी के सराहनीय योगदान देने वाले गोविंद शर्मा एक राजस्थान के लेखक है। उनका जन्म 1946 में हुआ है। अपने लेखन से प्रभावित करने वाली, समाज को प्रेरणा देने वाला ऐसा प्रभावी लेखन उनका है। उनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, ये उनके बाल उपन्यास है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये उनके कहानी संग्रह है। नया बाल दिवस, ये उनका नाट्य संग्रह है। कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, ये उनकी व्यंग्य रचनाएं हैं। रामदीन का चिराग, ये उनका लघु कहानी संग्रह है। इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, हम संक्षेप में देखेंगे। देखो बच्चों, मुकदमा ये उनकी सुंदर ऐसी कहानी है। इस एकांकिका है। इस एकांकिका में लेखक ने प्रकृति का जो सरसंधान आजकल हो रहा है, विशेष करके हवा, पानी, इनके महत्व को लेखक ने प्रतिपादन किया है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई आबादी और उस आबादी में किस प्रकार हवा, पानी, प्रदूषण, इसका किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ इसका जिम्मेदार कौन है। बच्चों, इसका जिम्मेदार सिर्फ मनुष्य और मनुष्य है, और इस सारी जिम्मेदारी, सारी जड़ का कारण मनुष्य है। इस मनुष्य को लेखक ने जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी इस कहानी को बताया है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी प्रेरणा दी है कि इस समस्या को, ये आने वाले संकट को मिटाने के लिए मनुष्य को ही आगे खड़े रहकर, आगे जाकर उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए या उसको निपटाना चाहिए, ये भी बताया है। चलिए हम एकांकिका को सूक्ष्मता से पढ़ते हैं। एकांकिका होने के कारण आपको जैसे ही मालूम है, इसमें विविध पात्र है, और ये पात्र है, महाराज है, एक मंत्री है, हवा, पानी और कुछ लोग, महाराज का दरबार, महाराज का सिंहासन पर, जैसे महाराज का माहौल होता है ना, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्रीगण दरबार में बैठे हैं, और अन्य लोग ये मुकदमा सुनने के लिए बैठे हुए हैं सामने। ऐसा जैसे कोर्ट का आपने कई फिल्मों में देखा होगा या कई कोर्ट में देखा होगा, पहले जमाने का है ये, तो ऐसा दरबार लगा हुआ है। ये दरबार में ये मुकदमा चल रहा है। देखिए, मैं इस एकांकिका को पढ़ता हूं, आप उन पात्रों को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम विस्तार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, महाराज, शुरू हो गई एकांकिका। महाराज कहते हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोगों को ले आइए। मंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहां बुलाया गया है? महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत है उन्हें भी यहां बुलाया गया है। मंत्री कहते, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, और वे पास के कमरे में बैठे हैं। देखिए, हवा और पानी की कंप्लेंट है, ये कल्पना है, वास्तव में वो इंसान नहीं है।
हवा और पानी ये इंसान का रूप मानकर लेखक ने एकांकिका को आगे बढ़ाया है। महाराज कहते हैं ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए यहां पर। मंत्री इशारा करते हैं उसमें, भीगे कपड़े में पानी है, पानी का वर्णन है, भीगे कपड़े हुए में वो मंत्री गण आ जाता है और उस कपड़े के भीतर टेप रिकॉर्ड पानी, मतलब उधर पीछे टेप रिकॉर्ड पानी की टिप टप 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 ऐसे टपकती हुई पानी की आवाज भी आती है। पानी जैसे ही आता है ना, पानी कहता है महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पानी कहता है महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं एकदम निर्मल हूं महाराज। पानी अपना बताता है। मंत्री, बीच में ही मंत्री बोलते हैं, मंत्री कहते हैं महाराज, लोगों की पहले शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं आ रहा है। ये नदियां और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। देखिए, सारे लोग, मंत्री शिकायत क्या करते हैं मालूम है? पानी को शिकायत ये करते हैं, पानी को ये कहते हैं कि पानी अपना बहते समय सारी गंदगी, सारे कूड़ा कचरा सारा साथ लेकर बहता है, इसके लिए पीने का भी पानी खराब हो रहा है। देखिए, लेकिन पानी क्या कहता है? महाराज मैं तो निर्मल हूं। फिर पानी अपने बारे में महाराज को बताता है, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी वे शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और प्रदूषित करते हैं। पानी कहता है मैं तो निर्मल हूं, लेकिन ये गंदगी क्यों आती है? देखिए, वो शिकायत इंसान पे कर रहा है। वो कहता है महाराज, पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले की तरह पानी की साफ सफाई, पानी को, नदी को तो हम माता मानते हैं, लेकिन आजकल नदियों की स्थिति देखिए क्या हो गई है। सारे गांव की गंदगी, सारा कचरा, सारी या तक नालियां सारी नदी में ही हम लोग छोड़ रहे हैं। कल कारखाने, प्रदूषण, यहां तक जो कारखानों से निकली सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? कारखाने में छोड़ रहे हैं। कारखाने से निकली हुई गंदगी नदी में छोड़ रहे हैं और इसके कारण नदी प्रदूषित हो गई है। ऐसा अनुमान है कि नदियों में रहने वाले अनेक जीव जंतु, यहाँ तक मछलियों के जैसे अनेक प्रकार के जीव जंतु इस केमिकल युक्त गंदगी से अपने आप मर रहे हैं। इतना ही नहीं बच्चों, वहाँ की उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये पानी कहता है महाराज ये लोग क्या करते हैं मालूम है? गांव के बाहर जो जोहड़ यानी, देखिए मैंने शब्द लिखा है जोहड़ यानी गांव के बाहर जो छोटा तालाब है उसमें जानवरों को धोने के लिए छोड़ देते हैं, गाड़ियां उसमें धोते हैं, कुछ कचरा है। हम भी देखिए गणेश जी का या चाहे किसी भी भगवान का निर्माल्य हम बोलते हैं, वो नदी में फेंक आते हैं। और इस तरह वो नदी में जोहड़ में डालने के कारण वो जानवर जो है सारी गंदगी उसमें डाल देते हैं। और यहाँ तक शहरों के सारे गंदे नाली, पूरे गांव की नाली नदी में छोड़ते हैं। और फिर यही लोग मेरे बारे में शिकायत करते हैं, महाराज बोलिए मैं गंदा कैसा हूं?
महाराज अब कहते हैं, भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुस बात करते हैं। फिर उनमें से एक खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है, महाराज ये तो मान लिया पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है। जो लोग जमा हो गए ना, उनमें से आपस में, अरे यार ये तो सच कह रहा है। लेकिन उसमें से एक खड़ा होकर कहता है, वो कहता है, महाराज देखिए बरसात भी कैसे करता है, कई जगह गिर जाती है, कई जगह सूखा छोड़ देता है, ये तो अपनी मनमानी कर रहा है। पानी अपनी बात, अपनी सफाई देते हुए क्या कहता है, नहीं महाराज मुझे पानी की मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है? जिधर ढलान हो, जहां का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिए, पेड़ काट डाले, वन नष्ट किए। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। देखिए पानी अपनी सफाई के बारे में क्या कह रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। जो संपत्ति है, बड़े बड़े पर्वत जो है, बड़े बड़ी ढलान जो है काट रहे, खनिज संपत्ति को लुटा रहे, पत्थरों की बड़ी बड़ी ऊंचे पर्वत है उनको गिरा रहे, और पेड़ को काट रहे, जंगलों को तबाह कर रहे। और इसके कारण जहां अनुकूलता नहीं होती है महाराज, वहां मैं नहीं गिरता हूं, जहां अनुकूलता होती है वहां मैं गिरता हूं। दूसरा कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार? दूसरा कहता है, देखिए आजकल आज की अवस्था देखिए, कई कई जगह बहुत बरसात हो रही है, पानी उसके बारे में कहता है, जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदियां बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्तानी की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता हूं, कैसे संभव है? देखिए इंसान क्या कर रहे हैं, नदियां, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जंगलों को काट रहे, वही घर बना रहे, बड़े बड़े पहाड़ों को काट रहे, उसकी बगल में घर बना रहे। और इसके कारण पानी से अपने आप, जब पानी का तेज बहाव जो होता है, वो घरों में, लोगों के बिल्डिंग में घुस रहा है, मैदानों के ऊपर जहां जरूरत है, जहां ढलान की जगह है, मालूम है कभी न कभी यहां पानी आएगा, फिर भी लोग वहां घर बना रहे। तो ऐसी जगह पर घर बनाने के बाद मैं तो उसमें जाऊंगा ही। लोग फिर आपस में, सारा जो माहौल है ना, वो आपस में बातचीत कर रहा है, बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लोग आपस में फुसुर फुसुर कर रहे हैं। तीसरा आदमी कहता है, अब एक ने ये बताया, दूसरे ने बताया, तीसरा आदमी क्या कहता है, देखिए महाराज हमारे गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंखें मूंद कर चलता है। तीसरा आदमी कहता है, महाराज हमारा गांव तो ऊपर है, वहां तो हमने नीचे घर नहीं बनाए, लेकिन पानी क्या करता है, आंखें बूंद करके, बंद करके, मूंद करके, हाथी की तरह जिधर मन चाहा उधर चल रहा है। पानी कहता है, नहीं महाराज मैं देखकर चलता हूं, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूं, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, उस पर पहले बहुत वृक्ष हुआ करते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी में, नाली में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष को साफ कर दिए, मैं वहां से
उतरता नहीं हूं, लेकिन लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। मुझे खुद पता नहीं चलता नीचे में कहां गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। अब देखिए पानी क्या कहता है मालूम है? पानी कहता है कि देखिए महाराज, इनके घर ऊपर है, मुझे मालूम है, लेकिन उनके घरों के पास, उस गांव के पास एक बड़ा पहाड़ था। उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ थे, उसके आजू बाजू चारों तरफ बहुत पेड़ थे। लेकिन इन्होंने क्या किया मालूम है? वो सारे पेड़ कट करके डाले। पहले मैं ऊपर से जब नीचे गिरता हूं पेड़ों से अटक जाता था, अब पेड़ नहीं रहे तो सीधा मैं गांव में, ऊंची जगह है फिर भी मैं गांव में आ रहा हूं। फिर महाराज कहते हैं और कोई शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुम भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियों को सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। महाराज ने बताया, बोलो आप में से किसकी किसकी शिकायत है? कोई नहीं बोलता है। तो महाराज कहते हैं मुझे मालूम है पानी ने जो अपनी समस्या बताई वो कई प्रतिशत सही है, और सारे लोगों को कहें किसको? हम इंसानों को एक महाराज के रूप में या एक देवता के रूप में वो कहते हैं कि देखो जो हो गया वो हो गया, अभी तो अपनी गलती सुधारो, अभी तो अपने लिए, खुद के लिए या सारे संसार के लिए इन पेड़ों को रहने दो, जंगलों को मत काटो, नहीं तो एक दिन ये पानी सब सृष्टि को, ये सारे विश्व को डूब लेगा। इस प्रकार महाराज कहते हैं। फिर यहां तक पानी की समस्या खत्म होती है। पानी अपनी शिकायत करता है, अपने बारे में अपनी जो समस्या है वो महाराज को बताता है। अब दृश्य दूसरा, अब हवा के बारे में कहते हैं तो फिर दृश्य दूसरा शुरू हो जाता है। वैसे ही दरबार में इस बार पानी की जगह हवा, और हवा बनी लड़की पंख उड़ते हुए, परिंदे के पीछे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ती है, साय साय हल्की सी आवाज आ रही है, और अभी एक लड़की हवा बनी हुई है। मैंने बताया ना ये प्रतीकात्मक है, ये प्रेरणा के रूप में है, ये समझाव के रूप में है, हमको समझाने के लिए ये कल्पना के रूप में है। तो अब पहले पानी ने समस्या बताई, अब दूसरा दृश्य से बिल्कुल वही, महाराज बैठे हुए हैं, मंत्रीगण, सारे लोग शिकायत करने वाले। अब समस्या हवा बताती है, हवा कह रही है महाराज, मंत्री जी हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? अब हवा की शिकायत, एक आदमी उसमें आ जाता है। आदमी, महाराज की जय हो, महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, ये हर समय हमारे यहां बदबू फैलाती है, इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। आदमी कहता है महाराज पहले की तरह हवा सुगंधी नहीं होती है, हवा में बदबू होती है, तो फिर हमें बीमारियां होने लगी है, रहना मुश्किल हो गया है महाराज। हवा कहती महाराज ये आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया, मैं खुद हैरान हूं, मेरा जीना कठिन हो गया। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू, पहले ऐसे नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ कहीं पर भी डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी गैसों में मुझे घुल जाती है और ये बदबू दूर तक फैली जाती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने ही लोगों को रात में सोए हुए मौत के मुंह में चली गई थी। इन लोगों से कहिए ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। हवा अपनी शिकायत बताती है, कहती है महाराज
ये लोग जानवर बन गए, हमारे घर में बहुत कूड़ा कचरा और गंदगी हो गई, तो वो ये क्या करते हैं, कहीं पर भी जहाँ लोग जरा दूर रहते हैं ना, गांव के बाहर फेंक देते हैं। कोई प्राणी मर गया गांव के बाहर, हवा कहती मैं तो गंदगी, सुगंध या बदबू मेरे पास है नहीं, ये लोग फैलाते हैं उसमें, इसके कारण हो गया है। तो आदमी कहता है लेकिन तुम अचानक लाकर हमारे आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? अब दूसरी शिकायत देखो, वो एक आदमी खड़ा होकर कहता है हवा तुम क्या करती हो मालूम है, तुम क्या करती हो, तुम हवा में सारी मिट्टी बहरा कर लाती हो और हमारे सारे घरों में, आंगन में, धान में वो सब चला जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? हवा कहती है देखो क्या, मैं किसी के नियंत्रण का इंतजार नहीं करती हूं या किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करती हूं, मैं चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर दूंगी। हवा चलना बंद हो जाता है और घुसमट सारी, हवा अगर इधर उधर नहीं घूमी तो देखिए सारी सृष्टि एक क्षण में या कुछ मिनट में तबाह हो जाएगी। ये कहती है मैं घूमना, और वो क्या करता है, प्रतीकात्मक वहां थोड़ी देर घूमना बंद हो जाता है, सबकी सांस फूलने लगती है, सबको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। मंत्री, अरे हवा रानी, मंत्री बीच में, नाराज मत हो, ये धीरे धीरे चलते रहो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? फिर हवा बहने लगती है, हवा में कुछ क्षण के लिए हवा बंद हो गई। सोचिए कितना ऑक्सीजन हम लेते हैं, कितने लोग, करोड़ों लोग, प्राणी ये ऑक्सीजन ले रहे, उस ईश्वर ने हमें ये मुफ्त में दिया है, हम उसका आस्वाद लुटा रहे, और न जाने ये किसी दिन रुक गया ना, एक मिनट के लिए सारी सृष्टि तबाह, सब खत्म है ना। तो हवा, मंत्री कहता अरे रुकना, चलना बंद मत करो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मंत्री कह रहे। तो हवा धीमे धीमे फिर चलने लगती है। महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायत? एक औरत कहती है, उसमें से जो लोग बैठे हैं ना, उसमें से एक औरत खड़ी हो जाती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर में रेत कूड़े कचरे से भर देती है, हवा बहे तो आंधी क्यों? एक औरत कहती, महाराज मैं अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखती है, लेकिन यह हवा धूल लेकर आती है, कचरा लेकर आती है, हमारे सब सफाई पर बैठ जाती है। हवा कहती है फिर अपने बारे में, महाराज आंधी से इनका मतलब है तेज से चलना, वैसे तो मैं हर समय बहती हूं, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूं, जब भी मैं तेजी से चलती हूं तो रेती, मिट्टी, कूड़ा आदि भी जो हल्की चीजें रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गलियों में या सड़कों पर डाल देते हैं, कई बार गांव के बाहर कूड़ा का ढेर लगा देते हैं, इनका फेंका हुआ कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज लोग अपने गांव या शहरों में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं, वे मेरे साथ उड़कर खेतों में चली जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, मैं क्या कर सकती हूं, इसमें मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। हवा कहती है अपने बारे में, देखिए वो छोटी सी बच्ची कह रही, महाराज मैं क्या करूं, जहां लोगों को ज्यादा जरूरत है हवा की तब मैं जोर से निकलती हूं। तब इंसान क्या करते हैं, रास्ते में प्लास्टिक की कैरी बैग, गांव के बाहर कचरों के ढेर से ढेर लगे होते हैं, वो फिर उसमें से कचरा, कूड़ा, गंदगी, प्लास्टिक की थैलियां मेरे साथ उड़ती रहती है, खेतों में चली जाती है, किसी जानवर के पास चली जाती है, वो चबा कर खा जाता है, फिर नुकसान तुम्हारा ही है। और इससे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है महाराज, मैं भी दुखी हो जाती हूं।
तो मेरा भी बड़ा दुख हो जाता है, मुझे भी, लेकिन क्या करूं, ये तो इंसान की गलती है। अंत में फिर महाराज अपना बात को बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मैंने सबकी बात सुनी, लोग हवा पानी से दुखी तो होते हैं, पर इसका कोई कसूर नहीं इनका। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजे, उचित कार्यवाही करे। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। देखिए प्रस्तुत कहानी में महाराज ने बताया है, इंसानों, मनुष्य अभी तो सुधर जाओ। अगर हम ही इनका सब का कारण बन जाएंगे, हम ही अपना परिसर, आसपास का माहौल, गांव, गलिया, मोहल्ला, घर का आंगन साफ नहीं रखेंगे, तो वो कचरा हवा के कारण उड़कर फिर हमारे घर में आएगा, है ना। तात्पर्य है इस कहानी का कि हमें अपनी सफाई को खुद ही रखना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ियों को हमें प्रदूषण से विरहित दूर रखना है। इसलिए महाराज ने फैसला दिया है ना। बच्चों ये थी एकांकिका। आइए इस एकांकिका के बारे में कुछ प्रश्न और कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ है, समझ में नहीं आते हैं, लिंक में कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। समझ में कुछ नहीं आया तो हम फिर से उसको आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ, गवाह, गवाह यानी क्या, साक्ष्य। गहवर, गहवर यानी क्या, प्रणाम। जोहड़, मैंने बताया ना, ये जोहड़ यानी क्या, छोटा तालाब। लुढ़कना, लुढ़कना यानी नीचे, मराठी में उसको कहते हैं घरंगळत जाने, लुढ़कना, ऊपर नीचे जाना। सुस्ताना, मैं बहुत सुस्त हो गया, आराम, है ना। ऐसे कुछ मुझे कठिन लगते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आते हैं, ऐसे शब्द मैंने लिखे हैं। आप अधिक अगर लगते हैं तो आप मुझे बताइए। इसमें दो मुहावरे हैं। आंखें मूंद कर चलना, आंखें मूंद कर क्या चलना यानी क्या, बिना विचारे, बिना सोचे कोई भी काम करना। उसका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। मौत के मुंह में चले जाना, जानबूझकर खरता मोल लेना, जानबूझकर संकट मोल लेना, जानबूझकर बिना विचारे कुछ भी, मौत के मुंह में चले, आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, जो मन में विचार आया हमने कर डाला। देखिए उनमें कृतियां है, ये कृतियों के मैंने लिख के दिया है कैसे लिखना है। एक कृतियां आपने लिखनी है, साथ ही साथ अन्य कृतियां बनाने की कोशिश भी आपने करनी है। पानी की मनमानी, कहीं बरसना कहीं न बरसना, उसका उत्तर भी मैंने आपको दिया है। बरसात न होने के कारण, देखिए एकांकिका में आए 1 2 3, क्या कारण है बरसात न होने के, आपने लिखने हैं। ऐसे ही कृतियां बनाने की कोशिश आपने खुद करना है, क्योंकि फलक पर तो मैं इतने लिख कर नहीं दे सकता हूं, है ना। अब देखिए उसमें समानार्थी शब्द आए हैं, ज्यादा, अधिक। चक्षु, आंख। विरुद्धार्थी शब्द, सिकुड़ना, फैलना, आसान, मुश्किल, है ना। अब इसमें ये जो अन्य ये सारे प्रश्न हैं, एकांकिका के पीछे जो प्रश्न है वो तो आपने करने ही है। साथ साथ मैंने 2 स्वमत के लिए, देखिए ये तो पढ़कर आपको सब समझ में आएंगे, लेकिन आपको उस पर विचार करके लिखना है। देखिए शिक्षा का अर्थ यही है, पाठ का, एकांकिका का अर्थ यही है, विचार करके लिखना। इसमें 2 प्रश्न, 2 स्वाध्याय आपको दिए हैं मैंने। क्या है पहला, जल संकट से जूझता हुआ विश्व। आज जल की समस्या, कहीं ज्यादा जल है तो कहीं पीने के लिए पानी नहीं है।
इस पर आपके विचार 8-10 पंक्तियों में लिखने हैं। अभी ये पाठ में नहीं है, अपने विचार, आपको क्या लगता है ये लिखना है। और दूसरा है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए छात्रों, बढ़ता हुआ प्रदूषण, इसका जिम्मेदार कौन है, वो प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है, ये प्रदूषण आजकल क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में हमें क्या लगता है, इसके विचार प्रस्तुत स्वमत में आपने लिखे हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पाठ के नीचे दिए गए हैं, वो आपने करने हैं। धन्यवाद छात्रों, मुझे उम्मीद है ये एकांकिका आपको समझ में आई होगी। अपने एसजी विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए। फिर एक बार आपको धन्यवाद।